देवापुर गांव में रमेश और कावेरी नामक पति पत्नी रहा करते थे। उनकी एक इकलौती बेटी थी जिसका नाम था अनन्या। उनके पास बहुत पैसा था। कावेरी और अनन्या को इस पैसे का बड़ा घमंड था। वे अपने से गरीब और छोटे लोगों को चिढ़ाती थी। वे ये भी नहीं सोचती थी कि उनके ऐसा करने से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। सुनो जी, मैं और बिटिया आज खरीदारी के लिए जाने की सोच रहे हैं। तुम अपनी नई कार छोड़ दो, पुरानी कार लेकर चले जाओ। ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन जब तुम जाओ तो मेरे भाई की बेटी रेखा को भी अपने साथ ले जाओ। हाँ, और तुम लोग उसके लिए एक नई ड्रेस भी खरीद लेना, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर कावेरी कुछ नहीं बोलती, बस मुंह बनाकर इधर उधर देखने लगती है। वो उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उनके गरीब होने के कारण उन्हें छोटा समझती थी। तुमने मेरी बातों की कब परवाह की है जो अब करोगी? ऐसा कहकर रमेश अपना ऑफिस सूटकेस लेकर हॉल से पार्किंग की तरफ आता है। वहां उसकी बेटी अनन्या लॉन में स्किपिंग कर रही थी। उसको देखकर वो अपनी बेटी अनन्या के पास आता है। बाय बेटा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बाय डैडी, गुड डे। कम से कम तुम तो मेरी बात सुनो बेटा, अपनी आंटी और बहन को परेशान मत किया करो, वो अपने हैं। ये सब मम्मी पर छोड़ दीजिए डैडी, वो संभाल लेगी, आप ऑफिस जाइए। रमेश ने सोचा कि इन माँ और बेटी दोनों को समझाना तो अपने ही समय की बर्बादी है। उसने पुरानी कार ली और ऑफिस जाने लगा। आधे घंटे के बाद माँ और बेटी दोनों तैयार हो गई और अपना हैंडबैग लेकर कार में बैठ गई और दोनों कार से बाजार के लिए निकल पड़ी। मम्मी, हम आंटी के घर नहीं जाएंगे, हम सीधे शॉपिंग मॉल जाएंगे। नो टाइम वेस्ट। क्या बात है, नहीं गए तो हमारे एंटरटेनमेंट का क्या होगा? कोई जरूरत नहीं माँ, पापा को बुरा लगेगा। अरे, उनकी भावनाओं की क्या परवाह करना, हमें तो अपने एंटरटेनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ही बात करते करते दोनों 15 मिनट के बाद एक छोटी सी झोपड़ी के सामने गाड़ी रोकती हैं। रेखा ने फटी हुई सी एक फ्रॉक पहन रखी थी। उसने कार को देखा। आहा, ये कार तो मेरे चाचा की कार है। मुझे लगता है कि चाचा मुझसे मिलने आए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि वो इस बार आम लाएंगे, हो सकता है कि लाए हो। ऐसे ही वो खुश खुश कार के पास आई तो उसने देखा अनन्या और कावेरी कार से उतरकर बाहर निकली। उन्हें देखकर वो उदास हो गई और नल के पास लौट आई और पानी की बाल्टी लेकर वहां से घर के अंदर चली गई। वहां उसकी माँ तुलसी खाना बना रही थी। माँ, ताई जी और बहन आए हैं और कार से उतरकर अभी भी कार के पास ही खड़े हैं। उसकी बात सुनकर तुलसी बाहर निकल आती है। उन्हें देखकर वो थोड़ा मुस्कुराती है। फटी हुई फ्रॉक में बहन को देख कावेरी को अजीब लगा और उसने अपना चेहरा टेढ़ा कर लिया। तुलसी ने ये सब देखा, लेकिन घर आने वाले मेहमान के स्वागत करने के लिए वो उनके पास गई। दीदी, कैसी हो आप? अनन्या, तुम ठीक हो ना बेटा? किस्मत और कपड़े तो फटे टूटे हैं ही, लगता है अब आंखें भी ठीक नहीं है। हमारी कपड़े, हमारी ज्वेलरी और हमारी कार, इन सभी को देखकर खुद ही समझ जाना चाहिए था कि हम बिल्कुल ठीक हैं और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमारे कपड़ों पर ही पैच है, आंखों में नहीं। दीदी, आपको देखकर ही मैं समझ गई थी कि आप सब ठीक हो और खूब एंजॉय कर रहे हो। आओ, घर चलो। बेबी, अगर इसे घर कहते हैं तो वो घर क्या कहलाएगा जिसमें हम रह रहे हैं? ऐसा बोलकर माँ बेटी दोनों हंस पड़ी। इसे देखकर रेखा, भले ही आप बहुत देर तक अपनी बत्ती सी दिखाते रहो, पर यहाँ आपकी हंसी के लिए कोई इनाम नहीं देगा ताई जी, इसीलिए अपना बटुआ बंद कर सकते हो। उसकी बात सुनकर माँ बेटी की हंसी रुक गई। हाँ, ये सही है। तुम तो एक एक रुपया कमाने के लिए इतना मेहनत करती हो, तो हमारी मुस्कान जो कि अनमोल है, उसका इनाम कैसे दे पाओगी? उसके लिए मुस्कान भी तो इस काबिल होनी चाहिए जो दूसरों को पसंद आए। माँ इनसे पूछो कि क्यों आई हैं और फिर विदा करो। आज हम कपड़े खरीदने के लिए सबसे महंगे शॉपिंग मॉल जा रहे हैं। अगर तुम लोग भी अपनी रोनी शक्ल लेकर हमारे साथ आओ तो हम तुम्हारी माँ को 100-200 रुपए में साड़ी और तुमको 500 रुपए की एक फ्रॉक दिला देंगे। तुम लोगों को इस तरह के कपड़े में देखकर हमें बहुत बुरा लगता है। हमारा दिल बर्फ की तरह पिघलता है। वहाँ तुम्हारे देवर भी बिसूरते रहते हैं तुम्हारे लिए। हम नहीं आ पाएंगे दीदी, हमें रोजाना मजदूरी के काम पर जो जाना होता है। हे भगवान, बचा लिया तुमने। अगर तुम लोग इन फटे कपड़ों में हमारे साथ आती तो सब सोचते कि शो ऑफ करने के लिए हमने तुम दोनों को किराए पर अपने साथ रखा है। मेरी साड़ी तो देखो कैसी चमक रही है, और अपनी साड़ी देखो, और तो और मेरी बेटी की ड्रेस भी देखो, और तुम अपनी बेटी की फ्रॉक को देखो कि वो कितनी गंदी और काली है। इसमें क्या हुआ ताई जी,
अगर आप भी मेरी माँ के साथ मजदूरी करने जाओगी तो आपकी साड़ी भी मेरी माँ की साड़ी जैसी हो जाएगी, और अनन्या बहन भी अगर मेरे साथ मिट्टी की 2 बोरी लेकर आएगी तो वो भी मेरी तरह हो जाएगी। ये तो काम काम की बात है। तुम लोगों के पास जीने के लिए पैसे नहीं है, पर फिर भी तुम्हारी बातों में घमंड है। ऐसा कहकर कावेरी ने अपने पर्स से कुछ पैसे निकाले और तुलसी के चेहरे पर फेंक दिए। वो नोट वहीं गिर गए और वहां से कावेरी और अनन्या चले गए। तुलसी ने सारे नोट इकट्ठे किए और अंदर जाकर उन नोटों को एक बर्तन में डाल दिया। रेखा, अगली बार जब ताई जी आएंगी तो मुझे इस पैसे के बारे में याद दिला देना बिटिया, ठीक है? ठीक है माँ। तुलसी खाने का डब्बा लेकर काम पर जाती है और रेखा घर में कपड़े धोने लगी। इसी बीच रेखा के पिता वीरा वहां आए। रेखा उन्हें जो कुछ भी हुआ वो सब बता देती है। हमारे भी अच्छे दिन आएंगे बेटा, इस तरह वो उसे हिम्मत देता है। इसके बाद कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब अनन्या घर में बोर हो रही थी तो वो कार में बैठकर रेखा के घर आई। उस समय रेखा घर में अकेली थी। दीदी, आज आप अकेली आई हो? ताई जी नहीं आई आपके साथ क्या? नहीं रेखा, अकेली ही आई हूँ, ये पता लगाने कि उस दिन हमने तुम्हारे चेहरे पर जो नोट फेंके थे वो नोट कहीं कम तो नहीं पड़ गए। उसने ऐसा कहा और अपने बैग से बहुत सारे नोट निकाले और स्टाइल से रेखा को दिखाने लगी। बताओ रेखा, क्या वो नोट काफी थे या नहीं? मैं इन नोटों को भी तुम पर फेंक सकती हूँ। मेरे मन को तभी शांति मिलेगी जब तुम इन नोटों को इकट्ठा करते हुए दिखोगी। उसकी बातों को सुनकर रेखा आग बबूला हो रही थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं, चुप रह जाती है। अनन्या को हंसी आती है और वो पैसे वापस बैग में डाल लेती है और कार में बैठकर घर चली जाती है। ऐसे ही कई दिनों के बाद एक दिन रमेश बेहद सुस्त सा पैदल ही चलकर घर आया। ये देखकर कावेरी और अनन्या दोनों परेशान हो गई। अरे सुनो, क्या हुआ? इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? कार कहाँ है? पैदल क्यों आए हो? कावेरी, जाओ और अपने कपड़े पैक करो। ये सारी दौलत अब हमारी नहीं है। ये घर भी हमारे पास नहीं होगा और कार भी हमारी नहीं रहेगी। ये सुनकर माँ बेटी के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई। मैंने अपने सारे पैसे शेयर बाजार में खो दिए। अब केवल मेरा भाई ही हमें बचा सकता है। दुखी मन से कावेरी और अनन्या उसके साथ वीरा के घर जाती हैं और वे उनको सब कुछ बताते हैं। पूरी बात सुनकर पूरा परिवार दुखी होता है। भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम सब यही रहो। मैं, तुलसी और रेखा हम उस छोटी सी झोपड़ी में रह लेंगे जो हमारा पुराना घर हुआ करता था। नहीं भाई, हम सब साथ रहेंगे। कल से हम भी आएंगे खेती के कामों के लिए तुम्हारे साथ। ठीक है? ठीक है, चलो। उस दिन से कावेरी और अनन्या ने अपने पैसे के गुमान को एक तरफ रखा और तुलसी और रेखा के साथ मिलकर सारा काम किया। बुरे वक्त ने उन्हें सच्चाई समझा दी थी और अब वे खुश खुश साथ रह रहे थे। मिथुनापुर गांव में सिमाद्री नायडू नाम का एक बहुत अमीर आदमी अपनी पत्नी कामाक्षी के साथ रहता था। दोनों की प्यार का प्रतीक उनकी बेटी विलक्षणा थी। अपनी पत्नी की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण नायडू ने अपनी बेटी को बहुत देखभाल और स्नेह से पाला। विलक्षणा एक बहुत ही दयालु लड़की थी। दूसरी ओर नायडू को विलक्षणा की दयालुता कभी पसंद नहीं आई, क्योंकि वो गरीबों से नफरत करता था। गरीबों से इतना प्यार क्यों जताती हो तुम बेटा? पहले आप ये बताइए कि गरीबों से इतनी नफरत क्यों करते हैं और अपनी बातों से उन्हें चोट क्यों पहुंचाते रहते हैं? अगर हम उन्हें सब कुछ देते रहेंगे तो वे अपनी मेहनत करना बंद कर देंगे और आलसी हो जाएंगे। अगर उनका पेट आसानी से भर जाएगा तो वे हमेशा गरीब ही रहना चाहेंगे। इट्स ओके पापा, आप अपनी सोच के हिसाब से चलिए और मैं अपनी भावनाओं को थाम कर चलूंगी। चलिए बाहर घूमने चलते हैं। लॉकडाउन है, मुझे लगता है सड़क पर कई भूखे होंगे। ये सुनकर नरसिम्हा और कुछ नहीं कहता और चुपचाप कार में बैठने के लिए आ जाता है। विलक्षणा अपना पर्स बाहर लेकर आती है और कार के अंदर बैठ जाती है। वो कार में आगे बढ़ते हैं। उसी गांव की सीमा पर कावेरी नाम की एक बहुत ही गरीब विधवा रहती थी। अपने पति बलाया के निधन के बाद वो घरों में नौकरानी का काम करके अपने बच्चों परमेश और प्रेमा की जिम्मेदारी निभा रही थी। लॉकडाउन के कारण लोग अपने घरों में नौकरानी रखने से बच रहे थे, जिससे कावेरी बेबस हो गई। इस लॉकडाउन ने मेरी रोजी रोटी छीन ली है। घर पर किराने का सामान जल्द ही खत्म होने वाला है और अपने बच्चों का पेट कैसे भरूंगी मैं? कावेरी को इस तरह परेशान देखकर उसके बच्चे उसे दिलासा देने की कोशिश करते हैं। कावेरी उनकी मासूमियत देखकर
और दुखी हो जाती है। माँ रो मत, मैं और बहन बाहर जाकर काम मांगते हैं। हम बच्चे हैं ना, हमें कोई मना नहीं करेगा। हाँ माँ, यही ठीक रहेगा। कोरोना फैलने से सब कुछ बंद है बच्चों, किसी को भी काम नहीं मिल रहा है बेटा। सच है माँ, कोरोना को कैसे पता चलेगा कि हम भूख से तड़प रहे हैं? तुम दोनों घर पर ही रहो, मैं बाहर जाकर काम के लिए पूछती हूँ। वो बाहर चली जाती है और एक घर के गेट के सामने खड़ी होती है। मैडम, सर, दया करके मुझे अपने घर में कुछ काम करने के लिए दे दे। घरों के लोग उसे अंदर नहीं आने देते और वो घूम घूम कर गांव के हर बड़े घर के दरवाजे पर जाकर काम मांगती है। कावेरी बहुत थकी हुई और चिंतित होकर घर लौटती है। घर पर किराने का सामान खत्म होने वाला है, ये चिंता उसे खाए जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, बच्चे भूख से तड़प उठते हैं। वो इस स्थिति से बेहद हताश हो जाती है। बच्चों के लिए भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह जाता। लॉकडाउन के चलते बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं और एक या दो ही भिखारियों का भला होता है। उन्हें एक आदमी एक केला देता है। विलक्षणा इन बच्चों को अपनी कार से भीख मांगते हुए देख लेती है। पापा जरा गाड़ी रोको, यहाँ आसपास कोई गरीब नहीं है। आप हमेशा उनसे बचते हैं, इसलिए आपको नजर भी नहीं आ रहे। कार को पीछे लीजिए। नायडू चुपचाप अपनी कार को पीछे लेता है और उस पेड़ के पास रोक देता है। विलक्षणा देखती है कि भाई और बहन पेड़ के नीचे भीख मांग रहे हैं। उनके कटोरे में सिर्फ एक केला है और वो दोनों उस एक केले की तरफ कातर दृष्टि से देख रहे हैं कि वो केला कौन खाएगा। तभी परमेश कहता है, दीदी ये केला खा लो। मुझे इतनी भूख नहीं है भाई, तुम ही खा लो इसे। बहन पता नहीं क्यों मुझे भी इतनी भूख नहीं है। कितने दिनों से हमने ठीक से नहीं खाया है भाई, इसीलिए भूख मर गई। काम करेंगे तो पैसा मिलेगा ना। इस लॉकडाउन की वजह से माँ को कहीं काम ही नहीं मिल रहा है। माँ को देखा कितना परेशान है, इसीलिए तो हम भीख मांग रहे हैं। इसीलिए कह रही हूँ तुम खा लो भाई, मैं माँ के आने पर खा लूंगी। विलक्षणा जो कार से ये सुन रही थी, हाथ में फल लेकर नीचे उतर जाती है। बच्चे उसकी ओर उम्मीद से देखते हैं। हेलो, तुम दोनों कैसे हो? लो ये फल लेकर खा लो। अब तुम दोनों को खाने के लिए भूखे रहने की जरूरत नहीं है। उन फलों को देखकर परमेश उदास होकर पूछता है, क्या ये सच में हमारे लिए है? हाँ सच्ची, ये सिर्फ तुम दोनों के लिए है। बच्चे उसकी बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और फल लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। उन्होंने फल ले जाकर अपनी माँ को दिए। मामा देखो हमें क्या मिला। माँ पैकेट में फल देखती है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? चोरी की तुमने? नहीं माँ, एक दीदी कार से आई और हमें ये फल दिए। उन्होंने कहा कि वो कल भी आएंगी, तुम भी चलना साथ में, देख लेना उनको। सच्ची माँ, तुम दुखी थी क्योंकि हम भूखे थे, इसीलिए हमने पेड़ के नीचे खड़े होकर भीख मांगना शुरू किया। एक आदमी ने हम दोनों के लिए केवल एक ही केला दिया। हाँ, मैं बहन से कह रहा था कि खा लो और बहन मुझसे कह रही थी कि खाने के लिए। इस बीच वो दीदी आ गई एक बड़ी कार में। माँ बच्चों की बात मान लेती है। विलक्षणा अपने घर लौटते हुए बहुत खुश थी। क्या आपने देखा पापा कि वो भाई और बहन एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं? एक दूसरे के लिए अपनी भूख सहने को तैयार थे। वे गरीब लोग हैं और शायद उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होगा। इस लॉकडाउन के चलते उन्हें काम भी तो नहीं मिल रहा। घर पहुंचने पर भी विलक्षणा पिता की कही बात पर सोचती रहती है और सो जाती है। अगले दिन कावेरी जब बाहर जाकर काम की तलाश करने के लिए तैयार होती है तो उसका बेटा कहता है, मैं काम देखने बाहर जा रही हूँ, घर पर ही रहना तुम दोनों। आप हर रोज बाहर जाती हो माँ, लेकिन आपको कोई काम नहीं देता। मैं और बहन उस पेड़ के नीचे जाकर आज भी भीख मांगेंगे। अपने बेटे की बात सुनकर कावेरी को एहसास हुआ कि उसकी बात सच है और वो घर पर ही रुक गई। बच्चे पेड़ के नीचे भीख मांगने खड़े थे, तभी उन्हें विलक्षणा कार में आती दिखाई दी। बच्चे कार को देखकर उसकी ओर दौड़ पड़े। तुम दोनों कहाँ रहते हो? पासी दीदी, आप आओगे? क्या तुम लेकर चलोगे? जैसे ही कार घर पहुंचती है,
बच्चे अपनी माँ को बाहर लाने के लिए अंदर भागते हैं। विलक्षणा 2 बड़े बैग लेकर घर में आती है। नायडू जो कुछ भी विलक्षणा कर रही थी पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी शांत था। कावेरी विलक्षणा के लिए एक स्टूल रखती है। विलक्षणा प्रेमा के लिए जूते और कपड़े लाती है और परमेश को किताबें देती है। वो फिर कावेरी को दूसरा बैग देती है। आंटी, मैंने आपके लिए कुछ किराने का सामान खरीदा है। अब से दुखी ना हो कि आपके पास कोई काम नहीं है, क्योंकि आप मेरे घर पर काम करने आ सकती हैं। मेरा घर पास में है और मेरे पिता इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपको कोई कुछ ना कहे। उसके दिए गए कपड़े और जूते देखकर प्रेमा खुश होती है। दीदी, आप जो कपड़े और जूते लाई हो वो बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे लिए हैं। दीदी, आपको कैसे पता चला कि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है? मैंने पता कर लिया। आप 100 साल जिए छोटे मेम साहब। आपके माता पिता सचमुच बहुत अच्छे लोग होंगे और आप अपनी उम्र से कहीं अधिक परिपक्व और बुद्धिमान हैं। कावेरी विलक्षणा को सिर झुकाकर प्रणाम करती है और ये देखकर उसके बच्चे भी। विलक्षणा खुशी खुशी वहां से चली जाती है। नायडू ने उस परिवार को अपनी बेटी के आगे झुकते देखा और उसे अपनी बेटी पर गर्व महसूस हुआ। फिर वो भी उसके रास्ते पर चलने का निर्णय लेता है। उस रात कावेरी और उसके बच्चे खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन कावेरी काम के लिए विलक्षणा के घर जाती है और फिर वहां काम करके खुशी खुशी अपने बच्चों की देखभाल करने लगती है।